नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 9th की साइंस, और साइंस में भी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, हमने लास्ट वीडियोस में कंप्लीट किया है कि सेल्स क्या होती हैं, ठीक है, उनके कितने टाइप, किस तरीके की उनकी शेप होती है और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि ये डिफरेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल से। किस बेसिस पे कि एक तो इनके पास जो न्यूक्लियस होता है उसकी एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मतलब कि वेल डिफाइंड एक न्यूक्लियस होता है जो हमें प्रोमिनेंट बना देता है कि ये यूकैरियोटिक सेल है या फिर ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस कोई वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसका जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो स्प्रेड होती है थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, यूकैरियोटिक की बात करूं तो इसमें क्या है, दो तरीके की सेल हमें देखने को मिलेगी। एक हम बोलेंगे एनिमल सेल और दूसरी हम बोलेंगे प्लांट सेल। ठीक है, इनमें भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है दोनों सेल्स की जो एक दूसरे से मैच करती हैं, और कुछ ऐसे हैं जो किसी एक सेल के पास होगी दूसरे के पास नहीं होगी। अगर मैं कुछ कैरेक्टर्स या ऑर्गेनेल्स की बात करूं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी एपरेटस, ठीक है, न्यूक्लियस, तो ये सारी चीज क्या है, और हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सारी चीज प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ प्लांट सेल में होती है वो क्या है हमारे पास, एक तो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दूसरा हमारे पास है सेल वॉल, क्लियर, और वैक्यूल का जो साइज है ये है हमारे पास वैक्यूल। तो वैक्यूल का साइज भी डिस्टिंग्विश करेगा कि वो एनिमल सेल है या फिर प्लांट सेल है। अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं कि इसमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्लांट सेल में नहीं होगी, तो इनके पास एक स्पेसिफिक चीज होती है सेंट्रियोल, कि सेंट्रियोल जो प्रेजेंट होता है हमारे एनिमल सेल में होता है और प्लांट सेल में नहीं होता है। ठीक है, अब एक एक करके सारे ऑर्गेनल जो सेल ऑर्गेनल्स है इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि वो क्या करते हैं और कहाँ पे किस तरीके के स्ट्रक्चर्स वो बनाते हैं। ठीक है, इससे पहले कुछ डिस्टिंग्विश करेंगे हम एनिमल और प्लांट सेल में। ठीक है, तो अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो सेल वॉल कहां पे प्रेजेंट होती है, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल में नहीं होती है। क्लियर, आगे दूसरी चीज हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट भी कहां पे मिलती है, हमें प्लांट में मिलती है और रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, और एनिमल सेल में ये नहीं मिलती है हमारे पास। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो अगर एनिमल की बात करूं तो उसमें ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो स्टोर होता है, और अगर मैं प्लांट की बात करूं तो उसमें वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैक्यूल, कि वैक्यूल का जो साइज होता है, हमने डायग्राम में भी लास्ट देखा था कि वैक्यूल का जो साइज है इसमें क्या है, ये ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं लगभग 60 to 70% पूरी सेल का ऑक्युपाई करेगा एक वैक्यूल। बट इसमें अगर मैं देखूं एनिमल सेल में तो किसी सेल में तो वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, किसी सेल में वैक्यूल नहीं होते, और अगर होते भी है तो उनका साइज क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा, टिनी, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। आगे आता है हमारे पास, ठीक है, नॉट यूजुअली प्रेजेंट स्मॉल या टेम्पररी वैक्यूल्स समटाइम्स फाउंड। ठीक है, अगर या तो होंगे वो एब्सेंट एनिमल सेल में या होंगे वो छोटे साइज के अगर प्रेजेंट भी है, और इनको अगर मैं कंपेयर करूं प्लांट सेल में तो ये क्या है, लार्ज साइज के होते हैं जो कि अप्रोक्स 70% एरिया कवर करते हैं पूरी सेल का। क्लियर, लास्ट आता है हमारे पास शेप। ठीक है, तो अगर मैं एनिमल की बात करूं, एनिमल सेल की, तो शेप कैन चेंज, ठीक है, इजिली। अब वो राउंड होती है बेसिकली, वो अपनी शेप को चेंज कर सकती है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि एनिमल सेल अपनी शेप को चेंज कर पा रही है, क्योंकि उसमें सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो सेल वॉल क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो उसकी शेप को मेंटेन रखता है। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो इसमें जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूक्लियस से। ठीक है, तो मैं अगर एक सेल को देख रहा हूं तो सेल के अंदर क्या है, एक डार्क स्ट्रक्चर मुझको दिखाई देगी इस तरीके से। इस डार्क स्ट्रक्चर को मैं अगर जूम आउट करके देखूं तो ये डार्क स्ट्रक्चर ये वाली है जिसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अगर मैं न्यूक्लियस को देखूं तो इसमें एक आउटर कवरिंग है ये वाली, जो एक डिस्टिंग्विश एरिया बता रही है कि ये एरिया है जो ये न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब इस लेयर को हम बोल रहे हैं क्या,
न्यूक्लियर एनवेलप, एक कवरिंग बोल रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियस को कवर कर रही है, तो इसका नाम क्या आ गया, न्यूक्लियर एनवेलप आ गया। इसके अंदर हमारे पास ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमको दिख रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं क्रोमेटिन्स। क्या होते हैं, क्रोमेटिन्स। ये आगे चल के क्या फॉर्म करते हैं, क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं, क्रोमोसोम्स। क्लियर है। अब जो ये न्यूक्लियर एनवेलप है, अब ऐसा तो नहीं है कि इनको जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है, इनको कुछ चीजों की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। इनको जो चीजों की जरूरत होगी तो वो भी तो कहीं से ट्रांसपोर्ट होगी, तो वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनके पास एक बैरियर है, न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये क्या है, बैरियर जगह जगह पे क्या है, इन पे स्पेस बना हुआ है, एम्प्टी है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो एम्प्टी स्पेस है, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये ऐसी स्पेस है जहां पे न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होती, और इसका दूसरा नाम क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हम इसको बोलते हैं। तो जिस एरिया पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। क्लियर। तो इससे ही क्या होता है, बाहर के जो आयंस वगैरह है वो एक्सचेंज हो पाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं इन और आउट। इसके अंदर कंडेंस्ड क्रोमेटिन और मिलता है, ये वाला, ठीक है। इसका हमने स्पेसिफिक नाम रखा है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो क्रोमेटिन है एक जगह बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है, कंडेंस हो चुके हैं, तो इसका नाम क्या आ गया, न्यूक्लियोलस। क्लियर। फिर आता है जो पर्टिकुलर एरिया है, इस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जितना भी एरिया है, इस एरिया को मैं क्या बोलूंगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर जितना ये पर्टिकुलर एरिया है, इसको मैं बोलता हूं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जितना एरिया, इसको बोलता हूं मैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है। अब कुछ फीचर्स देखेंगे कि न्यूक्लियस के फीचर्स क्या होते हैं। पहला है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कैसी लेयर होगी, डबल लेयर की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, इस तरीके से ये होगी डबल लेयर, ऐसे। क्लियर है, डबल लेयर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अगला है हमारे पास इट कंटेन्स क्रोमोसोम विच स्टोर डीएनए एंड प्रोटीन इन बाइंडिंग फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये रहा डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। अगला है हमारे पास फंक्शनल डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। जो फंक्शनल डीएनए होता है, जो एक्चुअल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है और उसे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, जीन्स। क्लियर। आगे है, इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोलस, ये स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है वही क्या है, एनलार्ज होके स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर देती है, और उन स्ट्रक्चर्स को ही हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये स्ट्रक्चर है हमारा न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। तो यहां से ही क्या फॉर्म हुई है, न्यूक्लियर एनवेलप से ही फॉर्म हुई है ये स्ट्रक्चर, ये वाली ऐसे, ये वाला, ठीक है जी। तो ये जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुई है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस स्ट्रक्चर पे कई बार क्या है, कुछ अलग से राइबोसोम्स नाम की चीजें आके अटैच हो जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही ये अटैच हो जाएंगे, कुछ पर्टिकुलर रीजन है जहां पे ये जाके अटैच हो जाते हैं राइबोसोम्स, और कुछ पे अटैच नहीं हो पाते हैं। जहां पे ये अटैच हो जाएंगे तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका नाम चेंज होके क्या बन जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पे ये अटैच नहीं हो पाए उसका नाम, जैसे ये पर्टिकुलर एरिया जो दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे कोई भी राइबोसोम नहीं है, तो इसका नाम आ जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है। अब देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्या करेंगे, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों है, क्योंकि वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, क्लियर। और राइबोसोम्स के साथ ये मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। कौन से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला है हमारे पास प्रेजेंट यूजुअली ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नियर न्यूक्लियर पोर। कहां पे प्रेजेंट होंगे, जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके आसपास के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस एंडोप्लाज्मिक को हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वहां पे ही क्या है, राइबोसोम्स आके अटैच होते हैं। क्लियर है। तो इन्होंने फॉर्म कर दिया क्या, प्रोटीन्स। अब आगे चलते हैं स्मूथ के
तो स्मूथ में क्या है कि वहां पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है, और जब राइबोसोम अटैच नहीं है तो वो मैन्युफैक्चरिंग तो करेंगे, किस चीज की करेंगे, फैट की, ठीक है। तो फैट और लिपिड जिनको हम बोलते हैं उसका मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है कहाँ पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है। और इसका दूसरा काम है डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर, लीवर में क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, क्लियर। आगे चलते हैं, अब है गोल्गी बॉडीज, ठीक है। गोल्गी बॉडीज की अगर मैं बात करूं तो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सब्सटेंसेस बने हैं, ठीक है, तो वो बन के कहां पे जाएंगे, वो बाहर की तरफ जाएंगे। अब गोल्गी बॉडी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो स्ट्रक्चर मिलती है हमें उसे बोलते हैं हम गोल्गी बॉडी। अब गोल्गी बॉडी क्या करेगी, उन पार्टिकल्स को, जो भी फैट है, प्रोटीन है, ठीक है, जो फॉर्म हुए हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनकी पैकिंग करेगी और पैक करके क्या है उसे ट्रांसपोर्ट कर देगी एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। देखिए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड वेसिकल्स, इनको ही हम क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडीज। इनकी स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है, इलोंगेटेड इस तरीके से, ठीक है। कई बार ये इस तरीके से ऐसे भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इनको ही हम बोलते हैं गोल्गी बॉडीज। होता क्या है, अच्छा देखिए, दे यूजुअली आर कनेक्टेड विद ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या है ये कनेक्टेड होंगे, तभी तो उसके जो फॉर्म्ड सब्सटेंस है, प्रोडक्ट्स है, उनको ये पैकिंग करेंगे। उसके बाद दे हैव फंक्शन, किस चीज का फंक्शन, पैकेजिंग फॉर डिस्पैच ऑफ द मटेरियल, ठीक है, फॉर्म्ड बाय ईआर। जो भी ईआर ने जो भी सब्सटेंस मटेरियल फॉर्म किया है उसको पैकिंग करने का काम है, और उसको डिस्पैच, डिस्पैच का मतलब ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है जी। तो पैकिंग करके उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के काम कौन करने जा रहा है, गोल्गी बॉडीज। अब वो किस तरीके से करते हैं आगे, दे ऑल्सो हेल्प इन स्टोरेज, और वो स्टोर करने का भी काम करते हैं, किस किस को, प्रोटीन्स को और फैट को, ठीक है। Lysozymes formed by ER is then packed by Golgi body forming lysosomes, ठीक है। जो भी लाइजोजाइम्स, लाइजोजाइम्स क्या है, एंजाइम्स है, किसने फॉर्म किए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने फॉर्म किए, तो उनको पैक करके और क्या बना देगा, गोल्गी बॉडी लाइजोसोम्स बना देगा, ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बना देगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, लाइजोसोम्स बोलते हैं, क्लियर। अब यहां से इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहां पे इस तरीके से मटेरियल आ रहा है अंदर, ठीक है। जब मटेरियल इसके अंदर आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, इसको पैक करेगा, पैक करके और फिर क्या सीक्रेट कर देगा, वेसिकल्स को सीक्रेट कर देगा इस तरीके से, ये कर, ठीक है। तो इधर से तो एंट्री हुई मटेरियल की, और इधर से क्या हुआ, एग्जिट हुआ, एग्जिट हुआ बाहर की तरफ, ऐसे, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, गोल्गी बॉडी के फंक्शंस है। अब इसके अगली स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, अब है लाइजोसोम्स। ये कहां से बने हैं, गोल्गी बॉडी से ही बने हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स फील्ड सैक, इसमें क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं एक ही स्ट्रक्चर के अंदर, और ये मेम्ब्रेन से क्या है, कवर रहता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। तो ये आ गया मेरे पास एक स्ट्रक्चर जिसमें एक मेम्ब्रेन है पूरी, और उसके अंदर क्या भरे हुए हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं, ठीक है। ये होते क्या है, ये होते हैं हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ऐसे होते हैं जब भी किसी सेल को लगता है कि अब डिस्ट्रेस वाली कंडीशन है, मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, ठीक है, तो वो अपने लाइजोसोम्स को ब्रेक करके, बस्ट करके उस सारे एंजाइम्स को पूरी सेल में फैला देती है, और सेल क्या है, वो सेल डेड हो जाती है, ठीक है जी। तो ये इसको हम नाम भी देते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ठीक है। लाइजोसोम्स को इसी वजह से, क्योंकि वो अपनी सेल को ही मार देती है, इसलिए उसका नाम क्या है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ठीक है, लाइजोसोम्स। अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूं, अमीबा वगैरह, ठीक है, तो उसमें जो लाइजोसोम्स होते हैं वो डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कि एंजाइम्स रिलीज करेंगे और फूड पार्टिकल को, बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस तरीके, ठीक है, ब्रेक कर देंगे। तो यूनिसेलुलर में क्या है, ये डाइजेशन का काम कराते हैं। फिर आगे है अपॉन सेलुलर डिस्ट्रेस डाइजेस्ट होल सेल, ये रहा वही, अगर सेल में कोई डिस्ट्रेस हो गई तो वो क्या है, अपनी पूरी सेल को डाइजेस्ट मतलब खत्म कर देंगे।
आगे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये होती है डबल मेम्ब्रेन। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन। तेरा एक स्ट्रक्चर मुझे ये दिख रही है ऊपर वाली, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर मुझे ये वाली दिख रही है, ये वाली, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन होती है कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की तो इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इसके पास एक तो अपना डीएनए होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन खुद की होती है इसके पास, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसा है जिसके अपने खुद के पास क्या है? डीएनए। दूसरा ये डबल मेम्ब्रेन है, और तीसरा इसका काम क्या होता है? ये एनर्जी फॉर्म करता है। एनर्जी किस तरीके से फॉर्म करता है? एटीपी करके एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म होती है। तो इनको ही हम बोलते हैं करेंसी। किसकी करेंसी? एनर्जी की करेंसी, या एनर्जी के मॉलिक्यूल्स ये होते हैं। ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं? ये इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। और जब किसी सेल को यूज करना होता है तो एटीपी निकल के जाती है। तो एटीपी से जब ये यूज्ड हो जाते हैं तो इसमें से एक पी अलग चला जाता है और ये बचता है एडीपी। 3 फॉस्फेट से सिर्फ 2 फॉस्फेट बच जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल हमारा यूज हो चुका है। तो इसको बोलते हैं हम एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। और इनके पास अपना डीएनए होता है, डबल लेयर्ड ये स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स की अगर मैं बात करूं तो ये किस में मिलेगा? सिर्फ प्लांट्स में मिलेगा हमें, और किसी एनिमल सेल वगैरह में नहीं देखने को मिलेगा। और इसका जो काम होता है वो बेसिकली किसके लिए होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब जो प्लास्टिड्स होते हैं वो भी बेसिकली हमें 2 तरीके के देखने को मिलते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं तो ये भी कोई कलर शो नहीं करता है, और ये स्टोर करके रखता है हमारे पास स्टार्च को, ऑयल को, या फिर प्रोटीन्स को। तो ये स्टोरेज का काम करता है और इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। दूसरी बात करूं मैं क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट में क्या है? एक तो इनके पास क्लोरोफिल होती है, पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट जो होती है लीव्स में, ठीक है। और ये बेसिकल्स और सिस्टर्न इनमें पाई जाती है इनकी स्ट्रक्चर्स में। दूसरी चीज, यही ऐसी साइट है जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है लीफ में। कोई भी लीफ अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसके पास क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट में भी क्या है? क्लोरोफिल। आगे अब कौन कौन से पिगमेंट हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। या तो हम ग्रीन पत्तियां देखेंगे, या फिर येलो, या फिर रेड। तो ये 3 पिगमेंट्स है हमारे पास जिनके बेसिस पे हम क्या है? क्रोमोप्लास्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर? अब है ये स्ट्रक्चर हमारे प्लास्टिड्स की, ठीक है। अगर प्लास्टिड्स की बात करूं तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है। एक लेयर ये है हमारे पास, और ये दूसरी लेयर ये है, ठीक है। एक लेयर तो ये हो गई आउटर, जिसको मैं नाम दे रहा हूं आउटर लेयर, ये वाली, और दूसरी लेयर है मेरे पास इनर लेयर, ये वाली, ठीक है जी। तो 2 लेयर की स्ट्रक्चर है ये डबल मेम्ब्रेन लेयर, ठीक है। इसके पास क्या है? अपना एक डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, ठीक है। और इसके अंदर भी कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हमको दिख रही हैं, ये वाली, इस तरीके से, ठीक है जी, जिनको हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड। क्लियर है? तो ये थाइलाकॉइड वगैरह ये क्या है? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है हमारे किसके अंदर? प्लास्टिड के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर है मेरे प्लास्टिड। क्लियर? अब है लास्ट टॉपिक हमारे पास जिसको हम नाम दे रहे हैं वैक्यूल, ठीक है। अब वैक्यूल बेसिकली कहाँ पे मिलता है? प्लांट सेल में मिलता है, और उसका साइज जो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अगर मैं एनिमल की बात करूं तो या तो होते ही नहीं है एनिमल सेल में वैक्यूल्स, अगर होते हैं तो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा नंबर्स में होते हैं, ठीक है। देखिए पहली बात करूंगा मैं प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल है लार्ज वैक्यूल। कैसे वैक्यूल्स है? बहुत बड़े लार्ज वैक्यूल्स है, और वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं कितना एरिया? लगभग 80%। ये लगभग 70 to 80% लाई करता है, ठीक है, और वेरी करता है सेल टू सेल। क्लियर? आगे दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। किसी भी सेल को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और
डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा सेल का उसे इकट्ठा करके वैक्यूल अपने अंदर रखेगा। स्टोरेज ऑफ पिगमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये क्या करता है, स्टोरेज करता है किसका, पिगमेंट्स का या फिर न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, और हेल्प करता है सेल को ग्रो करने में। क्लियर है। आगे इट ऑल्सो मेंटेन टर्गर प्रेशर, जो भी सेल के अंदर का प्रेशर है उसको भी क्या है ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। आगे आती है हमारे पास एनिमल सेल, तो इसके पास क्या है, स्मॉल नंबर्स के जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं बहुत सारे नंबर्स में होते हैं, न्यूमरस इन नंबर्स। क्लियर है। और ये क्या करते हैं, फंक्शन इनका होता है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्या काम करते हैं, या तो स्टोर करेंगे किसी चीज को, मटेरियल को, या उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। और उसी के बेसिस पे हम अगर कोई सेल के अंदर कोई चीज आ रही है तो उसे क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस, ये वाला, ठीक है। और अगर सेल के बाहर कोई चीज जा रही है वैक्यूल की फॉर्म में तो उसे बोलेंगे हम एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक यूकैरियोटिक सेल होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।